नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अरविंद के एजुविड पर। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से ये लगातार दूसरा विज्ञापन है। जैसा कि आप जानते होंगे, इससे कुछ दिन पूर्व भी उत्तर प्रदेश सिपाही अर्थात कांस्टेबल के लिए विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार जारी कर चुकी है। तो ये विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का दूसरा विज्ञापन है और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर एसआई या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित और भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और इसमें विज्ञापन में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। और तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये विज्ञापन 3 पदों के लिए आया है। वो पद कौन कौन से हैं? पहला पद है इसमें पुलिस उप निरीक्षक। पुलिस उप निरीक्षक जिसे हम एसआई कह सकते हैं। एसआई सब इंस्पेक्टर का इसका ग्रेड पे रहेगा आपका 4200 और इसमें कुल 268 पद हैं। दूसरा पुलिस सहायक उप निरीक्षक, इसे एएसआई असिस्टेंट सुप्रीं सब इंस्पेक्टर का है। इसका ग्रेड पे 2800 रहेगा और इसमें कुल 449 पद हैं। तीसरा पुलिस सहायक उप निरीक्षक, ये भी एएसआई का ही पद है। तो एएसआई लेकिन ये लेखा से संबंधित है, अकाउंटेंट, अर्थात ये इसका ग्रेड पे एएसआई का ही रहेगा, लेकिन ये एक तरह से क्लेरिकल का काम समझिए। इसका 2800 ग्रेड पे और इसमें कुल 204 पद हैं। कुल मिलाकर अगर इसमें देखा जाए तो आपके टोटल मिलाकर के 921 पदों के लिए विज्ञापन आया है। अब रही बात इसकी कि अलग अलग, जैसा कि 3 तरह के पद थे, एसआई, एएसआई और एएसआई अकाउंट, तो सबके लिए अलग अलग रूप से भी इसमें पदों आर्थिक आरक्षण के आधार पर भी पदों की संख्या दे रखी है। जैसे कि अनारक्षित के लिए जो आपके पहला था एसआई पद, उसके लिए आरक्षित में 114 पद। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे रहते हैं ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 25 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 71 पद, एससी के लिए 54 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद। ये टोटल पद 268 जो पद हैं, ये 268 पद 4200 ग्रेड पे वाली पोस्ट के हैं। 4200 ग्रेड पे वाली पोस्ट के लिए हैं। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। दूसरा एएसआई वाली जो पोस्ट रही थी, एएसआई वाली जो पोस्ट थी, एएसआई वाली पोस्ट थी, उसमें अनारक्षित के लिए आपके 186 पद, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 43 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 120 पद, अनुसूचित जाति के लिए 93 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद और कुल आपके पहले भी बता चुके हैं 449 पद हैं। तीसरा एएसआई लेखा वाली जो पोस्ट थी, अकाउंटेंट वाली, उसमें अनारक्षित के लिए कुल 88 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53 पद, अनुसूचित जाति के लिए 42 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और कुल मिलाकर 209 पद थे। इसके अलावा और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं? हाँ, एक चीज़ इसमें ये है कि इसमें कहा गया है कि ये जो पद हैं जरूरी नहीं है इतने रहें। ये कह रहे हैं कि परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, अर्थात पद कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो इसके आवेदन की जो तिथि है 7 जनवरी 2024 से शुरू हो चुके हैं होंगे। 7 जनवरी से इसके आवेदन शुरू होंगे और 28 जनवरी 2024 तक
लगभग 20-21 दिन तक इसके फार्म रहेंगे। इसके अलावा 30 जनवरी तक संशोधन की तिथि दे रखी है। आवेदन का शुल्क क्या है, ये कह रहा है आवेदन का शुल्क 400 रुपये रहेगा। इसके अलावा और क्या है, अर्हताएं अर्थात कौन कौन इसमें फार्म डाल सकता है, तो इसमें सबसे मेन है कि वह भारत का नागरिक हो। इसके अलावा भारत के नागरिक के अलावा भी जैसे कुछ लोग जो 1962 में शरणार्थी के रूप में तिब्बत से आए थे, ये 1 जनवरी 1962 से पूर्व तिब्बत के जो शरणार्थी वो भी फार्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कि कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, पूर्ववर्ती तांजानिया, इनमें से कोई व्यक्ति जो भारत आया हो स्थायी रहने के उद्देश्य से, ऐसा नहीं है कि पता पड़ा कि वो पाकिस्तान या म्यांमार या फिर श्रीलंका का निवासी है लेकिन वो स्थायी निवास करने के उद्देश्य से भारत नहीं आया है, वो आया है बस 2-4 महीने के लिए, तो वो व्यक्ति इसमें फार्म नहीं डाल सकता। जो स्थायी निवास के उद्देश्य से या भारत की नागरिकता लेने के ही उद्देश्य से यहाँ आया होगा वह व्यक्ति इसमें फार्म डाल सकता है। इसके अलावा और आपके लिए महत्वपूर्ण देखिए शैक्षिक अर्हता, 3 पदों के लिए विज्ञापन है तो तीनों के लिए अलग अलग शैक्षिक अर्हता है। जो आपकी पुलिस उप निरीक्षक SI गोपनीय था उसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ आपने ग्रेजुएशन में आपका BA, BCom, BSc, BTech कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पहली योग्यता। दूसरी, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी टंकण यानी टाइपिस्ट का ज्ञान होना चाहिए। अगर अंग्रेजी में आप टाइपिंग करते हैं तो 30 शब्द के हिसाब से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और दूसरी योग्यता, तीसरी, न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में आशु लेखन या श्रुति लेख जिसे कहते हैं शॉर्ट हैंड करने जानता हो व्यक्ति। इसके अलावा चौथी है आपकी नाइलिट से डोएक या नाइलिट का जो है O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए SI के लिए। दूसरा, जो ASI लिपिक वाली पोस्ट थी उसके लिए देख लेते हैं। उसके लिए भी देखिए स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, 25 शब्द के हिसाब से टंकण, अंग्रेजी में अगर करता है तो 30 के हिसाब से, और यदि भाई O लेवल का उसके पास भी होना चाहिए। ये हो गई आपकी दूसरा। एक तीसरी पोस्ट थी ASI अकाउंटेंट वाली, उसके लिए क्या क्या योग्यता है उसके लिए भी देखिए। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर किया गया है उपरोक्त दोनों में से कि उनमें केवल सादा स्नातक मांगा था, क्या मांगा था, ग्रेजुएशन मांगा था उनमें, लेकिन इसमें क्या मांगा है, वाणिज्य स्नातक, वाणिज्य मतलब कॉमर्स में जो व्यक्ति BCom किए होंगे वो व्यक्ति इसमें फार्म डाल सकते हैं, या फिर लेखा शास्त्र में ही अकाउंटेंट में पर स्नातक डिप्लोमा किया हो, अर्थात या तो कॉमर्स BCom किया हो या फिर MCom हो, वह व्यक्ति इसमें फार्म डालेगा। और ये तो योग्यता के बारे में रह गई। दूसरा, उसमें टाइपिंग की जो थी ऊपर वाले दोनों पदों में 25 शब्द की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति से भी अगर वो कर लेता है टाइपिंग तो काम चल जाएगा। तीसरा, इसमें O लेवल परीक्षा इसके पास भी होनी चाहिए थी। तो इस तरह से देखे जाएं तो यहाँ पर एक योग्यता इनके लिए अतिरिक्त बढ़ा दी गई है और कुछ में छूट दी गई है। यहाँ पर वाणिज्य कर दिया गया है तो ये विशेष हो गया इनका। दूसरा, इन्हें छूट दे दी गई है टाइपिंग स्पीड में। इसके अलावा कुछ और योग्यताएं देखें क्या हैं। अधिमानी योग्यता में, अधिमानी में ये कह रहा है यदि किसी व्यक्ति के पास डोएक या नाइलेट से उच्च प्रमाणीकरण या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि है या उससे ऊपर की योग्यता धारित की हुई है तो उसे प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। O लेवल से भी ऊपर यदि कोई व्यक्ति योग्यता धारित करता है, उसने
कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर टेक्नोलॉजी में ही बीटेक या एमटेक किया है तो उसे प्रीफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा एक प्रीफरेंस और भी है यहाँ पर, मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय से उसने विधि स्नातक यदि किया है, यानी कि कानून में स्नातक जिसे कहते हैं LLB, यदि कोई व्यक्ति है तब उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की यदि सेवा की है उसने तब उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। चौथा, NCC का अगर बी प्रमाण पत्र अगर उसके पास है तब उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 अधिमानी अर्हताएं जो व्यक्ति रखता है, 4 में से कोई भी, तो वो सामान्य विद्यार्थी या सामान्य अभ्यर्थी की अपेक्षा उसे प्रेफरेंस मिल जाएगा। कौन कौन सी? डोएक से, बीटेक या ऊपर से उससे ऊपर की कोई डिग्री रखता हो, जैसे दूसरा किसी संस्थान से LLB अगर उसने किया हो, तीसरा प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो, चौथा NCC का प्रमाण पत्र उसके पास हो, बी सर्टिफिकेट। तो इनमें से कोई भी योग्यता धारित करने वाला व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या है, आयु के बारे में ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को 21 साल, वह व्यक्ति 21 साल की आयु पूर्ण कर ली हो, अर्थात 21 साल से छोटा ना हो और 22 से अधिक ना हो, 28 साल से ज़्यादा ना हो। कहने का मतलब ये है 21 से कम ना हो, 28 से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब है कि न्यूनतम योग्यता 21 साल और न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 28 साल। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें समय समय पर जिस तरह से सरकार के हिसाब से छूट दी जाती हैं वो छूट भी मिलेंगी। तो ये देखो यहाँ स्पष्ट भी कर दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं केवल उनके लिए आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर छूट की बात की जाए, जैसे कोई व्यक्ति 21 साल का है और उसे यदि 3 साल की छूट मिलती है तो 24 साल का व्यक्ति भी फार्म डाल सकता है, वो ओवर एज नहीं माना जाएगा। यदि 5 साल की किसी को छूट मिल जाती है, हो सकता है जैसे व्यक्ति SC का हो तो उसे 5 साल की छूट मिलती है, तो 21 और 5 26 साल तक का व्यक्ति भी ओवर एज नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वह सरकारी सेवा में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हो, अर्थात उसके पास उसके ऊपर किसी तरह का कोई दोषारोपण या फिर वो नहीं होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जिसने 2 शादी की हैं, वो ऐसा पुरुष फार्म नहीं डाल सकता। हाँ, इनने ये कहा है कि परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन में छूट दे सकती है। तो आगे और क्या दे रखा है, शारीरिक सुस्तता के मामले में कह रहे हैं कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त तो नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्य पालन व दक्षता का पालन करने में बाधा की संभावना हो। इनका मतलब ये है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से व्यक्ति इतना सही होना चाहिए कि ऐसा ना हो ड्यूटी करने में उसे कोई दिक्कत की सामना करना पड़े। इसके अलावा और भी देखें क्या दे रखा है, भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो इन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर जो इससे पहले कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जो आया था उसमें सरकार ने ऑफलाइन परीक्षा की बात की थी, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन की बात की है। और क्या क्या आएगा परीक्षा में, अधिकतर विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो सब चीज़ स्पष्ट कर रखी है। सबसे पहली बात तो 400 अंकों की एक ऑनलाइन परीक्षा होगी, 400 अंकों की। अंकों की लिखित परीक्षा होगी ये, और जिसमें 200 अंकों के 200 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 200 प्रश्न 400 अंकों के। तो हम कह सकते हैं 2 नंबर का एक प्रश्न होगा
और इस परीक्षा की समय अवधि 2.5 घंटे की होगी। अच्छा, इस परीक्षा में आएगा क्या, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो भी यहाँ स्पष्ट दे रखा है। मुख्य रूप से 4 चीज़ें होंगी। आपका पेपर जो होगा 4 भागों में बटा हुआ होगा। यहाँ पर दे रखा है कि 4 भागों में बटा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, वही वैकल्पिक व्यवस्था जला एक ABC जिस तरह से विकल्प चॉइस करने वाला रहता है वही होगा। आएगा क्या क्या, आपके 100 अंक यानी कि 50 प्रश्न होंगे सामान्य हिंदी के और कंप्यूटर ज्ञान के। 50 प्रश्न, 50 प्रश्न होंगे और 2 अंक का, तो ये आपके 100 अंक बनेंगे। इसी तरह से अगला 50 ही प्रश्न आपके सामान्य जानकारी और सामाजिक विषय के होंगे। ये भी 50 × 2 इसी तरह नियम में होगा तो 100 अंक ये हो जाएंगे। तीसरा, संख्यात्मक मानसिक योग्यता, इस गणित के जो है 50 प्रश्न होंगे इसी तरह से, 100 अंकों के ये हो जाएंगे। और चौथा, मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग वगैरह, तो ये भी 50 क्वेश्चन होंगे 2-2 अंकों के, तो 100 अंक ये हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपके पास हिंदी, कंप्यूटर, सामान्य जानकारी, GS सामान्य विषय, गणित और रीजनिंग सब मिलाकर के 50-50 4 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। चारों खंडों में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 अंकों के रहेंगे, तो 200 क्वेश्चन, 400 अंकों की आपकी ये परीक्षा टोटल हो जाएगी। इसके अलावा इनने आगे परीक्षा के बारे में कुछ और भी जानकारी दे रखी है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना जरूरी है। इससे नीचे यदि आप हैं तो फेल माने जाएंगे। और कुल 40% की आपकी ये परीक्षा, और एक ही पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में कराई जा सकेगी। इसमें कह रहे हैं एक ही दिन में भी हो सकती है, एक ही परीक्षा पाली में भी हो सकती है और कई दिनों में हो सकती है। ये निर्भर करेगा परीक्षा की शामिल होने वाले परीक्षा में विद्यार्थियों के ऊपर या कैंडिडेटों के ऊपर। इसके अलावा और क्या सूचना दे रखी है, ये यहाँ पर आपका अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा DB और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी अभिलेख की संवीक्षा DB और शारीरिक मानक परीक्षा PST की अपेक्षा की जाएगी। जो परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे उन्हीं का DB और PST होगा और जो फेल हो जाएंगे उनकी नहीं होगी। अब लिखित, इसके अलावा और क्या है देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें शारीरिक परीक्षा के बारे में। इसमें कुछ न्यूनतम मानक दे रखे हैं, वो क्या क्या होना चाहिए। यदि व्यक्ति सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का और अनुसूचित जाति का है तो उसके लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना जरूरी है, और यदि अनुसूचित जनजाति का है तो उसके लिए 156 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना जरूरी है। यानी कि इन लोगों के लिए ऊंचाई में कुछ छूट दी गई है। इसके अलावा सीना के बारे में क्या कह रहे हैं, चेस्ट आपकी सामान्य OBC SC जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यानी कम से कम 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजाति का है तो 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए कम से कम, और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है सीना में। ये रहा आपका पुरुषों के लिए। इसी तरह महिलाओं के लिए भी कुछ अर्हताएं दे रखी हैं, शारीरिक मानक दे रखे हैं। सामान्य OBC और SC की महिला है तो 150 सेंटीमीटर ऊंचाई, और यदि अनुसूचित जनजाति की महिला है तो 145 सेंटीमीटर की ऊंचाई, और उनमें न्यूनतम 40 किलो वजन होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए शारीरिक मानक हो गए। इसके अलावा और क्या है, कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा। ये परीक्षा जब आप लिखित परीक्षा में DB PST में सब में पास हो जाएंगे तब आपकी एक टाइपिंग की और एक शॉर्ट हैंड की परीक्षा भी होगी, उसे भी उत्तीर्ण करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं अभिलेखों की संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से कंप्यूटर टंकण परीक्षा ये ली जाएगी।
ये हो गया। इसके अलावा और क्या है आगे देखते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। ये चयन सूची किस तरह बनेगी, तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर वरिष्ठता सूची बनेगी। नॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि अरे हमारा पेपर तो ज़्यादा करके आए थे, अंक हमारे नॉर्मलाइज्ड में कम कर दिए, या फिर कभी कहते हैं कि हम कम करके आए थे, हमारे अंक बढ़ गए। तो वो होता क्या है, जब एक से अधिक पालियों में पेपर होता है तब उनका एक मानक या नॉर्मल अंक ले लिए जाते हैं, उसके आधार पर सूची बनती है। तो वो ये है। इसके अलावा और क्या दे रखा है, ये चिकित्सा के बारे में कह रहे हैं। चयन सूची में यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया में आपका क्या क्या हो गया, आपका लिखित परीक्षा, डीवी, पीएसटी और टाइपिंग शॉर्ट हैंड, उन सब के बाद आपका मेडिकल होगा। तो कह रहे हैं चयन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल व पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। इसमें जो भी व्यक्ति असफल होंगे उन्हें जो है अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा, और जो मेडिकल में फिट पाए जाएंगे उन्हें जो है फाइनल लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपके जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद आपका सत्यापन होता है, उसके बारे में है। नियुक्ति पत्र जारी किए जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षक के अधीन चरित्र सत्यापन का कार्य पूरा कराया जाएगा, जो कि आपके थाने के द्वारा होता है। इसके अलावा आरक्षण के बारे में कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मूल अभ्यर्थी ही लंबवत और क्षैतिज दोनों ही तरह का आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। उत्तर प्रदेश से बाहर के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें सामान्य अभ्यर्थी के रूप में काउंट किया जाएगा। और कितना कितना होगा तो इसके बारे में पहले ही पता है कि EWS 10% रहता है, SC का 21%, SC का 2% और OBC का 27%। इस तरह से आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर स्पष्ट भी दे दिया है, कह रहे हैं देखो ये अनुसूचित जाति के लिए 21% और आपका जनजाति के लिए 2%। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये है 27%। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यदि हैं तो आपको 2% आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक हैं यदि तो 5%, और यदि महिला हैं तो 20%। इस तरह से ये आरक्षण हो गया। इसके अलावा और क्या है महत्वपूर्ण सूचना इसमें देखते हैं। हाँ, ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन माना जाएगा, ये भी बात है, या उनके आश्रित कौन होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे आदिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जिसने नंबर 1 वीरगति प्राप्त की हो, या जिसने कम से कम 2 माह की अवधि के लिए कारावास या दंड भोगा हो, या जो नजरबंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम 3 माह रहा हो, और इसके अलावा कम से कम 10 बेतों का दंड भोगा हो, गोली से घायल हो गया हो, फरार घोषित कर दिया हो, पेशावर कांड में रहा हो, आज़ाद हिंद फौज का स्थायी सदस्य रहा हो, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या जिसने गांधी इरविन समझौता के अधीन रिहा किया गया हो, अर्थात जो पहले भर्ती रह चुका हो। इतने लोगों को जो है माना जाएगा क्या, आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित। इसी तरह ये भूतपूर्व सैनिकों का है कि कौन कौन माना जाएगा और क्या है। देखें महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें और भी क्या जरूरी बातें हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसमें ये दे रखा है कि आपको जो किस तरह से ये UPPSC
bpp.gov.in के होम पेज पे जा कर के आप जो है आवेदन का लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये तीनों ही पदों के लिए आप आवेदन रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले, फिर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फीस भुगतान का है। इसमें देखो फीस भुगतान आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन, यूपीआई, इंटरनेट, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। और किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पे आप जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। ये शुल्क भुगतान का है और शुल्क भुगतान के बाद आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। जब तक फाइनल सबमिट नहीं होगा आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर है, जो शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना जरूरी है। ये कह रहे हैं अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना होंगे उनकी प्रति स्कैन करके अपलोड कर दें। ये हो गया। इसके बाद हस्ताक्षर, और ये तो फार्म भरते समय आपका रहेगा कि कितने केबी का फॉर्म फोटो होना चाहिए, कितने केबी के हस्ताक्षर होना चाहिए, 20 केबी 50 केबी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस तरह से ये दे रखी हैं। और क्या है, इसके फ़ोटो के बारे में दे रखा है कि फ़ोटो आपका स्पष्ट छवि के साथ दिखना चाहिए, बिल्कुल चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, और फार्म भरने के 6 महीने से भीतर का लिया गया हो। ऐसे मान के चलिए आप जुलाई के बाद का फ़ोटो होना चाहिए। हल्के और ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि, यानी कि या तो हल्के या फिर ग्रे रंग की सादा हो, कोई इसके पीछे डिजाइन वगैरह या फोटो वगैरह ना लगा हो, बैकग्राउंड होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक बिल्कुल चेहरा आपका साफ दिखना चाहिए। मुंह बंद और आंखें खुली होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे साफ होने चाहिए। और इसके अलावा कैमरे पर सीधी नज़र आना चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और गिलास रंगीन नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि नहीं होना चाहिए कुछ भी। और ये जो है आपकी जो भी फ़ोटो लगेगा वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। और आपका जेपीजी या जेपीईजी या जेपीएफ फाइल में ही स्कैन होंगे। इसके अलावा और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपका चरित्र सही होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं बाद में एक चीज़, अभ्यर्थियों की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार करना, अस्वीकार करना, मिथ्या यानी झूठ की जानकारी के लिए शास्ति चयन के तरीके, ये इत्यादि इत्यादि सभी का जो निर्णय होगा बोर्ड के वो मान्य होंगे आपके लिए। और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और ये परीक्षा के बारे में फिर से आ गया कि आपका पाठ्यक्रम, आप यहाँ से पाठ्यक्रम देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में वही है, सामान्य हिंदी कंप्यूटर 100 अंक, जानकारी समसामयिक जानकारी और जीएस के 100 अंक, गणित मानसिकता 100 अंक और मानसिक अभिरुचि के 100 अंक। इस तरह से ये हो गया। ये आपका पाठ्यक्रम में हिंदी में क्या क्या आएगा, हिंदी और अन्य भाषाएं के थोड़ा इतिहास आएगा, व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूप, भिन्नार्थक, शुद्ध अशुद्ध, ये सब पूरा दे रखा है। क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, लोकोक्तियाँ, छंद, रस, अलंकार, प्रसिद्ध कवि और उनकी लेखक रचनाएं, ये सब चीज़ें आएंगी आपकी हिंदी में। कंप्यूटर में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल, हिस्ट्री उसका, फर्नीचर, एल्गोरिथ्म, नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी है, ऑक्टल है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें कंप्यूटर में आएंगी। इसके अलावा सामान्य जागरूकता में आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण,
भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं और उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। ये चीज़ें आएंगी आपकी जीएस से। समसामयिकी में जो भी पुरस्कार वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, रेल बजट, सिंधु जल समझौता, ओलंपिक, वस्तु सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान जो वर्तमान में चल रहे हैं, देश, राजधानी, कौन कौन से देश हैं, उनकी क्या मुद्राएं हैं, क्या राजधानी है, महत्वपूर्ण दिवस कब मनाए जाते हैं, कौन सी अनुसंधान हाल फिलहाल में खोजें हुई हैं, कौन सी पुस्तकें आई हैं नई नई बाजार में, ये सब चीज़ें आएंगी। गणित में आपका ये गणित का है, इसमें आपका सरलीकरण है, डेसिमल एवं फ्रैक्शन है, दशमलव और भिन्न है, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, छूट, भागीदारी, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, समय व कार्य, समय व दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध, ये चीज़ें आएंगी आपकी गणित में। इसी तरह ये और भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब दे रखा है। पूरा सिलेबस आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। सिलेबस के अलावा और क्या है, बस ये आपका उसके नीचे जो प्रोफार्मा है बस वो दे रखे हैं कि कौन सा प्रोफार्मा जाति का है या फिर EWS का है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, जो भी वो किस मानक के अनुरूप होना चाहिए वो दे रखे हैं, और इसमें कोई खास जानकारी नहीं है। तो आई होप, मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।